डेट होगा तो रीजनेंट साउंड आना चाहिए, डल आना चाहिए। डल आएगा। तो ऑन परकशन क्या होगा? परकशन क्या होगा? डल साउंड इन द निमोनिया। डल साउंड इन निमोनिया। फिर ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड आप सुनोगे, ऑस्कल्टेशन करोगे तो ऑस्कल्टेशन में क्या मिलेगा? ऑस्कल्टेशन में क्या मिलेगा? क्रेप्स, चटचट की आवाज जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्रेप्स लंग साउंड में, ऑस्कल्टेशन में। ऑस्कल्टेशन में। और इसी को क्या कहते हैं? क्रैकल्स। क्रैकल कैसे कहते हैं? जो दिवाली में मिर्ची वाला बम लगाते हैं उसको क्रैकल्स कहा जाता है। तो इसको क्रैकल्स भी कहते हैं, क्रैप्स को क्रैकल्स। और भी बहुत कुछ बढ़ता है, वोकल फ्रेमिटस और वोकल रिजोनेंस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में। प्लूरल रफ भी हो सकता है कि प्लूरल रफ साउंड आ जाए, लेकिन दो कॉन्सेप्ट ये वाला लिख लो कि परकशन में डल साउंड आएगा और ऑस्कल्टेशन में क्रेप्स आएगा। डल साउंड अगर होगा, अगर वहां पर कंसोलिडेशन होगा तो। फिर बात करते हैं हम लोग निमोनिया के टाइप की। कि निमोनिया कितने टाइप का है? निमोनिया का टाइप, निमोनिया को हम लोग 4 तरीके से बांट सकते हैं। निमोनिया के बहुत सारे टाइप हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग सबको समराइज करें तो हम लोग 4 तरीके से निमोनिया को बांट सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बांटे तो ईटियोलॉजिकल फैक्टर से बांट सकते हैं। ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ईटियोलॉजिकल फैक्टर, ईटियोलॉजिकल फैक्टर में ईटियोलॉजिकल मतलब कारण, मेन कारण कौन है? तो ईटियोलॉजी मेन होता है बैक्टीरिया या वायरस निमोनिया के लिए, या फंगस। लेकिन फंगस अनकॉमन है, सबसे कॉमनेस्ट इन्फेक्शन होता है निमोनिया का वो बैक्टीरिया से। तो हम लोग 2 की बात करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया। ये 2 टाइप के हो गए, बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया 2 टाइप के हैं। बैक्टीरियल निमोनिया 2 टाइप के हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी मतलब समाज, बाहर का समाज, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल के अंदर। अब कोई कभी हॉस्पिटल नहीं गया है, हमेशा कम्युनिटी में रहा है, उसको अगर निमोनिया हो जाए तो उसको कहा जाएगा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया।
लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या किसी वजह से हॉस्पिटल में ही रह रहा है या हॉस्पिटल कैंपस में कोई काम करता है तो उसको कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। खासकर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के डेफिनेशन में होता है कि 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक के बीच में भी अगर कोई हॉस्पिटल में रहा है एडमिट होकर तो उसको हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तब अगर उसको निमोनिया हो जाए, पहले निमोनिया ना हुआ हो और 48 घंटे में का एडमिशन लेने के बाद अगर उसको निमोनिया हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है। मतलब 24 दूना 48, मतलब 2 दिन अगर कोई एडमिट रहे और उसको तीसरे दिन निमोनिया हो जाए और पहले निमोनिया नहीं था तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया तो एक जनरल है ही, लेकिन 2 टाइप के हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया सबसे ज्यादा जो दिखते हैं, जो खतरनाक होते हैं। खतरनाक हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया सारे ही हैं क्योंकि ज्यादातर ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से होते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया खतरनाक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? कौन बताएगा कि बहुत सारे एंटीबायोटिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे काम नहीं कर पाते हैं? हाँ, लिपिड की लेयर होती है और उनका जो सेल वॉल है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, तो चैनल नहीं मिलता है एंट्री करने का। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया सबसे ज़्यादा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है जो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं बिल्कुल। मतलब वो लोग जिनको लात घुसा मारो लेकिन उनको कोई फर्क ना पड़े, वो वाले ये बैक्टीरिया हैं। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया 2 टाइप के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जो वेंटिलेटर पे हैं उनको वेंटिलेटर, क्या हो गया इसको, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। दूसरा है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। हेल्थ केयर, हेल्थ HCAP, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर VAP एसोसिएटेड निमोनिया। ये 2 टाइप के। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया मतलब जो वेंटिलेटर पे हैं, जो ICU में एडमिट हैं उनको। और HCAP हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, ये वो है कि हो सकता है वेंटिलेटर पे ना हो लेकिन आसपास वहाँ है, या हॉस्पिटल सेक्टर में जो लोग हैं उनको निमोनिया हो जाए। तो ये क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। फिर बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन पे। मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है एरिया, मॉर्फो मतलब होता है सेल, सेलुलर स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो कौन कौन सा एरिया इन्वॉल्व हो जाए? हो सकता है कि लंग्स का एक ही लोब इन्वॉल्व हो,
पूरा लंग इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं लोबार निमोनिया या लोबर निमोनिया। लोबर निमोनिया हो सकता है मिडिल लोब। कल मैंने एक एक्सरे डाला था, देखा था तुम लोगों ने निमोनिया का, मैंने भेजा था, उसमें कंसोलिडेशन दिखा था। मतलब अपना लग रहा था कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट को लग रहा था कि क्यों ऐसे होता है निमोनिया या डिजीजेस में। कुछ एक्सरे देखकर कुछ लग रहा था कि कुछ पढ़ा लिखा है। तो लोबार निमोनिया किसी, तो वो वाला एक्सरे क्या था, लोबार निमोनिया था कि नहीं था वो? हाँ, लोबार निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको न्यूमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंकस एरिया इन्वॉल्व हो, और इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया। और भी है डिवीजन्स, ड्यूरेशन से कर सकते हो डिवीजन, डिवीजन बाय ड्यूरेशन डिपेंडेंट। तो ड्यूरेशन में क्या है, या तो केस एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा। तो एक्यूट निमोनिया और क्रॉनिक निमोनिया, एक्यूट निमोनिया और क्रॉनिक निमोनिया। क्लिनिकल भी एक पॉइंट है, क्लिनिकल डिवीजन कर सकते हो। प्राइमरी निमोनिया, सेकेंडरी निमोनिया। प्राइमरी निमोनिया और सेकेंडरी निमोनिया ये दोनों क्या है? प्राइमरी मतलब जो बेसिकली डायरेक्ट सिर्फ निमोनिया हो, उससे पहले कोई बीमारी नहीं थी। और सेकेंडरी मतलब है कि कोई बीमारी पहले थी, उसकी वजह से निमोनिया हो गया। जैसे अगर किसी को कार्डियक फेल्यूर है और उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हुआ, और पल्मोनरी एडिमा होने के बाद निमोनिया हो गया, या किसी को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और उसका फ्लूइड रिफ्लेक्स होकर कहाँ चला गया, लंग्स में। कल हम लोग पढ़ रहे थे पूरा कॉन्सेप्ट, लंग्स में चला गया, उससे निमोनिया हो गया। तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी के सेकेंडरी? तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। लेकिन अगर कोई हेल्दी है और उसको प्रीवियस कोई बीमारी नहीं है और आपको निमोनिया और उस बीमारी से संबंध नहीं लगता है कुछ, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी। तो ये डिवीजन्स हैं निमोनिया के जो हम लोग डिवाइड करते हैं। और इतने सारे निमोनिया आपको मिलते रहते हैं, कहीं आपको मिलेगा लोबार, ब्रोंको, ऐसे कौन से मिलेंगे, हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में, जो सबसे कॉमन है। इन सब में सबसे कॉमनेस्ट निमोनिया कौन सा है? ये वाला, सबसे कॉमन निमोनिया ये वाला है। और उसके बाद ये वाला है। तो निमोनिया जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, ये
कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इसके बारे में जो जनरल निमोनिया अगर आपसे कोई कहे कि पढ़िए या बताइए तो आप बताते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में, क्योंकि सब कोई जरूरी नहीं कि जितने लोगों को निमोनिया हो अस्पताल में रह रहे हो। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। बात करते हैं बैक्टीरियल निमोनिया की। बैक्टीरियल निमोनिया, क्लास गिर गई। बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया में लिखिए बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वो है कि जो हॉस्पिटल में ना जाएं और कम्युनिटी में रहें। जैसे कोई घर पे ही रहा है, स्कूल जाता है, घर आता है बच्चा और उसको निमोनिया हो गया, कभी हॉस्पिटल गया भी नहीं, तो वो क्या है? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। दूसरा, बैक्टीरियल निमोनिया। अब बैक्टीरियल निमोनिया का सबसे कॉमनेस्ट कॉजेटिव एजेंट जो सबसे कॉमनेस्ट कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सबसे कॉमनेस्ट कॉजेटिव एजेंट है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया कराते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई का अगर आपको कहा जाए कि स्ट्रक्चर बनाइए तो बना सकते हैं कि कैसा दिखता होगा? किसी को याद है? चेन शेप का और राउंड शेप का? कुछ ऐसा? ओके, चलो कॉन्सेप्ट याद है कुछ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई सबसे कॉमनेस्ट है। ये निमोनिया के जितने भी केस होते हैं 50% केस इन्हीं के होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई 50% केस इन्होंने पेटेंट करा रखा है अपने नाम का निमोनिया में। दूसरे जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व होता है। ये सरनेम है, निमोनिया सरनेम, इन्फ्लुएंजा सरनेम है। तीसरा क्लाइमिडोफिला निमोनिया। क्लाइमिडोफिला
निमोनिया। चौथा माइकोप्लाज्मा निमोनाई, माइकोप्लाज्मा निमोनाई, माइकोप्लाज्मा निमोनाई। ये लगभग 50% इन्वॉल्व होता है। ये लगभग 20% केसेज इसके होते हैं, 13% केसेज लगभग इसके होते हैं, और 3% केसेज इनके होते हैं निमोनिया में। लेकिन सबसे कॉमन कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बाकी कितने परसेंट बचे? 50, 20, 70, 83 और 3, 14%। 14% में बाकी बैक्टीरिया जाते हैं। जैसे कुछ बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं, और बहुत सीवियर बैक्टीरियाज हैं। जैसे कुछ के नाम मैं बताता हूँ। ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। जो अदर 14% में आते हैं उनमें है ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। यही जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाए, दवाइयाँ काम ना करें और निमोनिया ना खत्म हो पाए, तब उसको कहेंगे ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई।